हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ सेट बी। मैंने आपको पिछली वीडियो में सेट ए बताया था। आज मैं आपको सेट बी के 100 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो आपने अगर सेट ए देख लिया है तो आप सेट बी की अब तैयारी कीजिए। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है वो इस टेबल से होंगे। तो आप इस टेबल को अच्छे से रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आप आगे बढ़िए। तो इस टेबल को आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसका टेबल को समझ लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। यानी कि डी जिस दिन बेची गई थी सोमवार को वस्तु और जो सी बेची गई उसका परसेंटेज निकालना है। तो प्रतिशत निकालना आपको सिंपल होता है, डी अपॉन सी इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना बोला गया है, तो आपका जब परसेंटेज आप निकालेंगे तो आपका निकलेगा 44.44, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो बी सी डी औसत पूछा है तो आपको तीनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर देना है। तो बी सी डी, और हमसे डे कौन सा पूछा है, बी सी सोमवार, मंगलवार और शनिवार। तो आप सोमवार, मंगलवार और शनिवार को सबको ऐड कर दीजिएगा और फिर आपको 3 से डिवाइड दे देना है। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, 44.33, यानी कि 44.33। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सप्ताह में के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। यानी कि जो हमारा डी चार दिनों में जो डी बिका है और बी की तुलना में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है। तो आपसे ग्रोथ पूछा है तो आपको ग्रोथ बताने के लिए आप इसको एनालाइज कीजिएगा, परसेंटेज बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 28.3% क्या हो जाएगी, ग्रोथ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। यानी कि औसत निकालने के लिए आपको पता होगा, जैसे समांतर माध्य निकालते हैं, सारी संख्याओं को ऐड करते हैं और जितनी नंबर होते हैं उतने नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी कि ए बी सी डी 4 अगर है तो 4 नंबर से हम उनको ऐड करके 4 से डिवाइड करते हैं। तो सिंपली आपको इसमें भी यही करना है। तो इसका आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5.25। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। मैंने ऑलरेडी ये सब सॉल्व कर लिया। अगर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु का तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो मंगलवार को जो ए वस्तु बेची गई थी और शनिवार को जो सी वस्तु बेची गई थी। तो आप इसमें टेबल में देख लीजिए, मंगलवार को ए और सी, तो उनका जब परसेंटेज निकाल देंगे यानी अनुपात निकाल देंगे हम लोग, सॉरी अनुपात निकाल देंगे, तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए, 7:9, यानी कि 7:9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए 6 में भी आपको एक तालिका दी गई, उस तालिका को आपको रीड करना है और यहाँ पे एक तालिका बनी हुई है, यानी कि टेबल, यानी कि 6 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो इस टेबल से होंगे। तो पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं, यानी कि इसमें वर्ष दिए गए हैं किस वर्ष में, और फिर आपको फसल दी गई है, कौन कौन सी फसल कितनी कितनी हुई है, तो आपको ये बताना है। तो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2013 से 2017 के मध्य, तो 2013 और 2017, 2013 यहाँ है और 2017 यहाँ है, तो मध्य में किस में देखी गई है। तो देखिए आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में हुई है, आप देखिए 2013 और 2017 के मध्य। यहाँ देखिए कि वृद्धि, लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो किस में दर्ज की गई है, बाजरा में। किस में दर्ज की गई है, बाजरा में। तो आंसर आपका राइट होगा बाजरा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत अनुपात क्या था। तो आप 2010 और 11 के टेबल देख लीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, 16 और 17 के टेबल देख लीजिए और दोनों को ऐड करके आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो नंबर हो उसे 2 से। तो उसका जो औसतन निकल आएगा वो आपका औसतन क्या निकलेगा, आप बताइए ऐड करके और 2 से डिवाइड करके। तो आपका औसतन निकलेगा 293.86 टन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
तो कह रहा 2016 से 2017 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। तो आलू, चावल, बाजरा, जौ। तो 2016 और 17 की आप टेबल देखिए और फसल आपका क्या कह रहा है कि तुलना में गिरावट, किसके फसल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई थी। आप देख लीजिए कौन सा फसल में गिरावट देखी गई है। तो आपका चावल जो है वो बहुत गिरावट देखी गई, जैसा कि मैं तालिका में देख पा रहा हूँ चावल की जो गिरावट है वो काफी देखी गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010 और 11 का अंदाजन कितना गुना है। तो कितना गुना, अंदाजन मतलब क्या है, एक अनुमान लगाना है, गेस करना है। आपका एग्जैक्ट जब आंसर निकालेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा तो उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा, तो इनमें से हो सकता है किसी से मैच कर जाए। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा आप बताइए। तो 1.90 होगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गेहूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में गेहूं उत्पादन के किस वर्ष के दौरान गिरावट दी गई है। तो आप इनमें से वर्ष देखिए और टेबल में देखिए। तो ये वर्ष जो दिए गए हैं इसमें गेहूं की सबसे ज्यादा गिरावट किसमें है, 2010 और 11 में, जो कि इसमें हमको नहीं दिया हुआ है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस अगर क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं गवर्नमेंट द्वारा। ये जो को ऑप्शन दिए गए हैं गलत है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2010 और 11 वाला ईयर वाला होगा। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, गलत भी करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट सही नंबर देगी। तो आपका 2010 और 11 जो ईयर है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिराज अल लौदा, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो किस युद्ध में जो है सिराज अल औदा अंग्रेजों के युद्ध से पराजित हुआ था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 12 की ओर, फिर हम बढ़ेंगे 15 की ओर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे सामने जो क्वेश्चन पढ़ता जाएगा मैं कराता जाऊंगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 12 की ओर। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प जो नीति थी उसका कट्टर समर्थक कौन था। तो अगर आपने हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको उसके बारे में पता होगा। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो हड़प के कट्टर थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है वो कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो आपको अगर साइमन कमीशन के बारे में पता है तो आया था 1928 में, क्या आया था, पहली बार आया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण राजस्व पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण राजस्व यानी पूर्ण स्वतंत्रता का परिवर्तन, लखनऊ में, कराची, लाहौर, मुंबई में, तो कहाँ प्रतिपादित हुआ था। तो यह हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर और फिर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। धनवंतरी यानी कि मंत्री, इसमें लिख दिया मंत्री होना चाहिए। तो कौन थे भारतीय इतिहास में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो आपका अगर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त यानी कि सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 निम्न का मिलान करें। तो इंडियन नेशनल आर्मी और गदर पार्टी मिल, तो जो आपका राइट आंसर होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देखिए जो हमारा इंडियन नेशनल आर्मी है वो सुभाष चंद्र बोस ने, तो यानी कि इनसे मिलेगा ये। और उसके बाद हमारा जो है गदर पार्टी वो लाला हरदयाल से मिलेगा, तो ये मिलेगा इससे। तो इसी हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मिलान मैं बता चुका हूं, आप इसके हिसाब से मिला लीजिएगा। 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो चलेगा वीडियो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो किस क्रम में भारत आए थे, ये हमारे क्रम दिए गए हैं। 3 लोग जो भारत किस क्रम में आए थे आपको उनके आंसर देने। तो किस क्रम में आए थे ये लोग भारत में। तो सबसे पहले आया था फहान आया था, उसके बाद आया था हिंशांग, उसके बाद आया था टॉमसन। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो इंडिका के मौर्यकालीन के लेखक कौन थे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज जो थे वो इसके लेखक थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन
काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र जो केस था तो उसमें कौन शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था, अभिनव भारत या अनुशीलन गदर या गदर पार्टी? तो कौन शामिल था आप बताइए? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो लिखा है भिलाई इस्पात संयंत्र के लॉ एक्ट का स्रोत होता है। तो भिलाई इस्पात का तो होता है दिल्ली राजहार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि ये क्या है कि ये आपको थोड़ा इसके बारे में लॉ एक्ट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा दिल्ली राजहार, तो उसका आपको आंसर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। किससे बना हुआ है? कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो दिए गए दर्जों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आप इसको पढ़िए, अगर आपको पता है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो आपको उसका राइट आंसर पता चल गया होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि जोलिन, वो ए होगा, क्योंकि एक जो जोलीला और बुरजिला जम्मू कश्मीर ये जोड़ा सही नहीं है, और ये 12 लापचा ला और शिल्पिकी का ला ये उत्तर प्रदेश सही नहीं है, और थागा ला ये भी सही नहीं है। तो ये लास्ट वाला जो आपका है वो सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की। तो माउंट एवरेस्ट का पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट ने प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? तो 1953 में की गई थी फर्स्ट बार चढ़ाई। अब बात करते हैं हम लोग 22 की क्वेश्चन की। तो निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो किसने आंदोलन से जुड़ने का विरोध कर दिया था? तो विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध कर दिया था, कहा था कि ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 में कह रहा है भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का, तो पक्षी अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान का अभियान क्या है? तो आपका राइट आंसर हुआ केवला देवन घाना और राष्ट्रीय उद्यान, ये नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? केला, ये नाम है उसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की। तो 26 में कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय संगठन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता, जेल, कानून और व्यवस्था, पुलिस। तो इनमें से क्या सही सम्मिलित नहीं है? तो आपकी क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये उस टाइम पे नहीं थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की। तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान में से 4 नियम दिए गए हैं, उनमें से एक मुख्य विशेषता उसकी नहीं है। तो लिखा है प्रतिबंधित न्यायतंत्र। प्रतिबंधित न्यायतंत्र की मुख्य विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र है सब कुछ, सभी को अपने लिए आंदोलन करने का हक है। फिर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 की। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति होती है जो सफेद होती है, यानी दूध दही इससे रिलेटेड, तो उसके जनक में आपका कौन जाना जाता है? तो उसके पाता कौन थे? तो डॉक्टर वर्षिंग कुरियन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 की। तो किसके बढ़ने से फलस्वरूप निजी निवेशन में वृद्धि की अधिकतम संभावना होगी? व्यक्तिगत कर या नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति या शेयरों की कीमत या ब्याज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, नई पूंजी की अनुमति। तो आपका राइट आंसर होगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 में सुधार दौरान कौन से प्रधानमंत्री बने थे जब हमारे आर्थिक सुधार हो रहा था? तो इनमें से कौन कोई नहीं, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा सिंह। तो कौन थे 1991 में आपके राष्ट्रपति? तो आपके थे पीवी नरसिम्हा राव। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोग के लिए
निर्देशित करता है। तो आर्टिकल हमारा है यानी अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38। तो आपने अगर आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ये चीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो 36 में कह रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध क्या होता है आपको पता होगा, आर, एम्पियर, वोल्ट, ओम, तो फेराइड। तो आपको सबको पता होगा कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो लिखा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो किसने रखा था, इनमें से कोई नहीं, रॉय कमीशन, अशोक मेहता कमेटी, यानी लिखा है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, फार्मिक अम्ल, ऑक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो मेरे ख्याल से आपको सब आंसर पता चल गया होगा, साइट्रिक अम्ल से, यानी कि राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा, डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की। तो 38 में कह रहा है कर्कट जनक रसायन से होता है दमा, कैंसर, मधुमेह और क्या है, हृदय रोग। तो कर्कट जनक से क्या होता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका हो जाता है कैंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। त्वचा की ऊपरी सतह, क्वेश्चन नंबर 39। तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, विशिष्ट यानी चर्म, अधिचर्म या अंतर्श चर्म, अंतर्श कौन सी कहलाती है हमारी। तो जो त्वचा की ऊपरी स्किन होती है वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है एंडोडर्म यानी कि अंतर्चर्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन हम लोग 35 फिर 40 की। तो 35 में कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्राप्त करता है, प्रदान करता है, यानी कि तो इनमें से कोई नहीं, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो कौन सा आपको प्राप्त करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, इनमें से वोल्टेज नहीं होता है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता, स्विच बंद या चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच चालू होने। तो आपको सिंपल से इसका आंसर खुद ही पता चल गया होगा कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो सर्किट में जब भी होगा जब क्या हो जाएगा, स्विच चालू होगी। लेकिन क्या है कि इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता, ये आपका राइट आंसर नहीं है। स्विच बंद या चालू होने पर, ये भी नहीं है। स्विच बंद होने पर, स्विच चालू होने पर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, जब उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें भी आपका कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। इसका जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, धारा प्रवाहित करने पर। तो अब बात बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि करंट देने पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो 37 सही 1/2 में कुल कितने, तो इसका इसमें डिवाइड दे दीजिएगा या फिर अपोजिट कर दीजिएगा, यानी कि 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से मैच करता है तो आपका ए बी सी डी में से कोई होगा, नहीं मैच करता है तो आ जाएगा आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनमें निर्धारित नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी, जब आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने सॉल्व किया है तो मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की, 13 परिणामों का औसतन 68 है, यानी 13 परिणाम रिजल्ट निकले, उनका औसतन क्या 68 है। पहले 7 का औसतन 63 था और आखिरी 7 का औसतन कितना था, 70 था। तो 7वें का परिणाम क्या था, तो आपको इसमें क्या निकालना, पहले का निकाल लेना है 7 का, और फिर दूसरे 7 का आपको दिए गए, फिर उनको ऐड करके फिर घटा के इसमें x ऐड कर देना है। और उसके बाद आपको जो वैल्यू निकालनी है औसतन, औसतन क्या होता है, टोटल योग बटे टोटल संख्या का नंबर, यानी जितनी संख्या है अगर 10 है 10 को ऐड कर लेते हैं, फिर उतने नंबर 10 से हम लोग डिवाइड देते हैं। तो ये करते हैं, ये करने के बाद आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 47। अब बात करते हैं हम लोग 42 की फिर 46 की। तो 46 में कह रहा है 36.1 और 110.4। तो अगर इनका हम पॉइंट हटा दें तो ये डिजिट क्या हो जाएंगी, ये नंबर्स में वर्ग में बदल दें। तो 300 जो 61 होता है वो किसका वर्गमूल होता है, और जो 1024 होता है वो किसका वर्गमूल होता है, आप मुझे बताइए। आप सबको पता होगा कि वो किसका वर्गमूल होता है। तो 300 जो 61 होता है वो 19 का होता है, और 1024 जो होता है 32 का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो गजवदन का पर्यायवाची है, गजवदन का पर्यायवाची क्या है, विष्णु, गणपति, मेघनाथ, गर्जन। तो आपका गजवदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आपका गजवदन का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा गणपति।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द सुनिए। तो ये विकल्प दिए गए कांटों से भरा हुआ, तो कोई एक जो वर्ड होगा जो इनमें से क्या हो जाएगा आपका सही होगा, वही आपको फिल करना है, यानी बताना है। तो लिखा है कंटक किरण और कुचैला और विकिरण और लिखा कंटक, तो यहाँ कंटक किरण, तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% की वृद्धि तक घटा दी जाती है। 3 वर्ष में प्रतिशत क्या होगा? तो अगर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो मैं आपको सीधे इसका राइट आंसर बता देता हूं। तो आपका राइट आंसर निकलेगा 10.8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो 48 में कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है, तो कौन सा उचित निर्णय करना? तो आपको सीधे दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है, सही निर्णय लेना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की, फिर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि √1 + 27/169 = 1 + x/13। तो x का मान बताइए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 169 आ जाएगा, प्लस 27 ऐड कर देंगे और बट्टे 169, तो 169 का निकल आएगा आपका 13, और जब उसमें 27 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, बताइए मुझे। तो ये आपका हो जाएगा 216। तो आपके जब ये रूट से बाहर निकल आएगा, फिर जैसे आप कैलकुलेशन जब 13 इधर एल्शियम ले लेंगे और इसको पूरा कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 1, यानी कि डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से 4 वर्ड दिए गए हैं, कोई इनमें से आपका क्या है, एक वर्ड सही है, तो आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो होता बहिष्कार। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, बहिष्कार। बाकी सारे वर्ड क्या है, गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है, तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है कुंठित। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो 51 की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बहुत सारे मॉडल पेपर और जो बैक ईयर के पेपर वो आपको मिलते रहें। और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आज आपको सेट ए मिला है, फिर बी मिला है, और आपको ऐसे ही 4-5 सेट और मिल जाएंगे। तो जिन्होंने तैयारी नहीं की उनकी पूरी तैयारी 100% हो जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 की। तो 51 से 53 के बीच में आपको क्या है, एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज के आप रीड कर लीजिएगा, और रीड करने के बाद इस पैसेज से आपको आंसर सारे देने हैं। तो 51 में क्वेश्चन कह रहा है, आप थोड़ा सा पहले क्या करिएगा कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जब वीडियो आप पॉज कर लेंगे तो आपको ये पैसेज रीड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, तो मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो 51 कह रहा है, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। तो ऑथर ने बेड के बाहर जंप क्यों किया? क्योंकि आपका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो अ कोल्ड ब्रिज ब्लो पास्ट हिज फेस, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, यानी कि ऑथर ने सबसे पहले कौन सी चीज की थी? तो ऑथर ने सबसे पहले कौन सी चीज की थी? तो ऑथर ने की थी क्लाइंबिंग इनटू बेड, पहले वो बेड पे चढ़ा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो 53 में कह रहा है, द ऑथर सेट टू द डार्कनेस बिकॉज, यानी कि ऑथर सेट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, यानी उसके तरीके से अंधेरा छा गया था। क्यों? डार्कनेस, अंधेरे में आ गया था, या एकदम तरीके से जैसे कि वो बेड से कूदा तो चक्कर आने लगे इस टाइप का। तो अब ये कह रहा है कि वो क्या हुआ था, तो ही वाज अफ्रेड, वो क्या हो गया था, डर गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 53 में ए हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 की। तो गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। तो आपका ये वर्ड ये होगा कीन। तो कीन का आपका एंटोनियम क्या होगा? तो अगर आपने एंटोनियम होता है आपका विलोम शब्द, यानी कि इसका अपोजिट। जैसे मैं एग्जांपल एक दूं तो रिच में अमीर हो गया, तो और पुअर क्या हो जाएगा, गरीब, उसका एंटोनियम हो जाएगा। आपको एक तरीके से विलोम शब्द बताना है। तो कीन का विलोम शब्द हो जाएगा डल। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। तो प्राइड का सिनोनियम, तो
आपका ये प्राइड जो वर्ड है उसका आपका सिनोनियम बताना है। तो जो प्राइड है, प्राइड में क्या होता है, डिग्निटी। आपका प्राइड का सिनोनियम क्या हो जाएगा, डिग्निटी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। यानी कि आपका एक शब्द ऐसा है जो सेम नहीं, यानी कि तीन शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो उससे रिलेटेड नहीं है। तो देखिए पादरी, ठीक है, मुनि, नन, ये क्या है, रिलेटेड है, लेकिन सूरवीर क्या है, रिलेटेड नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर वन को लिखा जा सकता है, यानी कंप्यूटर वन को इस वर्ड में लिखा जा सकता है जो PMOCTUERNOR लिखा हुआ है, इस वर्ड में लिखा जा सकता है। इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को लिखा जाएगा। तो आपको वर्ड काउंट करना होगा, जैसे कि आप इसका फर्स्ट लेटर काउंट कीजिए कि ए के बाद जो पी है वो कितने वर्ड में आया है, काउंट करना है। और जो लास्ट का ई है वो आर के बाद कितने में आया, उसी प्रोसेस से आपको, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो उसी प्रोसेस से आपको क्या करना है, ए को काउंट कर लेना है और उसके फर्स्ट वाले लेटर से, और एस को काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या किया, क्रॉस किया गया, ई जो आया उसके लास्ट वाले लेटर को फर्स्ट में रखा गया और सी को लास्ट वाले लेटर में, ऐसे एस को रखना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग पता होगी तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 की। तो 58 में कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि तुम्हारी माँ के पति, यानी तुम्हारी माँ के पति बहन मेरी बुआ इस महिला से किस प्रकार संबंधित। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप रिलेशन को रिलेट कर पा रहे होंगे, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहन लगेगी वो उसकी, उस आदमी की क्या लगेगी, वो बहन लगेगी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो 59 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज। तो कुत्ता काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर काटने से क्या होता है, डसना, मलेरिया, मृत्यु, प्लेग। तो मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। भारत के उस राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया हुआ है। तो वह कौन सा राज्य है जिसने सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया हुआ है। तो कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान। तो इन सभी राज्यों ने नहीं किया हुआ है, कौन सा राज्य ने किया हुआ है, राजस्थान ने किया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सामने पढ़ता जाएगा उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मैंने 61 के बाद आपको मैं सीधे 64 क्वेश्चन बताऊंगा। तो आरबीआई ने, तो बढ़ते हैं 61 में। तो आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया। तो किस भुगतान को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड को उन्होंने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 2021 और 22 में दूसरे क्वार्टर, यानी जुलाई और सितंबर, दूसरा क्वार्टर होता है, के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या रखी गई थी। तो ब्याज दर क्या है, यानी कि 2021 और 22 में जो ब्याज दर थी वो हमारी क्या हो जाएगी, 7.6% हो गई। कितनी हो गई, 7.6%। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो 65 में कह रहा है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। तो जो फायरिंग रेंज है कश्मीर में, उन्होंने, यानी कश्मीरी जो सेना थी, उन्होंने एक फायरिंग रेंज में एक बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे अपने उस मिसाल का, यानी कि फायरिंग रेंज का नाम रख दिया था। तो वो नाम क्या है आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा जीके, तो इसका नाम है विद्या बालन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो 62 कह रहा है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था। यानी नमस्ते योग जो है वो ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयुष मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था।
हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो यानी कि 2021 में जो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया श्रेणी है वो सबसे ज़्यादा किस देश में है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? तो वह जापान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो जो जापान है, जापान में क्या है? सबसे शक्तिशाली। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। तो जो 18 फरवरी 2005 को अगर शुक्रवार पड़ा है तो अगर आपको ये क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड है, अगर आता है नहीं आता है तो आप क्या करिए, उतने मंथ उसमें और डेज काउंट करते जाइए 2007 तक। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जिनको अगर फार्मूला नहीं पता है तो वो उससे कर सकते हैं। और आपका जो डे निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा रविवार। तो कैलेंडर जो फॉर्म होता है, तो कैलेंडर का जो फर्स्ट डे माना जाता है वो मंडे माना जाता है, यानी 1 को मंडे बोलते हैं, 2 को ट्यूसडे बोलते हैं और 7 को रविवार बोलते हैं। उस हिसाब से ये निकाला जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो टोक्यो पैरालिम्पिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो जो टोक्यो पैरालिम्पिक्स जो है 2021 को किसको ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? अजीत सिंह को, देवेंद्र जचाड़िया को, मणियप्पन थेंगु को या कशिश लाकोतो? तो डियर स्टूडेंट और दोस्तों, जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो इनमें से चारों ऑप्शन गलत हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत। तो क्वेश्चन जो है वो सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं। तो अगर आप गलत क्वेश्चन को अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं और आपको उनमें से लगता है आपको जेन्युइन आंसर पता है, लेकिन वो आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर भी आप कोई भी अगर आंसर टिक लगाते हैं तो आपको उसमें से जितने नंबर का वो क्वेश्चन है, यानी 1 मार्क्स का है, तो आपको 1 मार्क्स उसमें 100% मिलेंगे। चाहता हूँ कि आपका इसका राइट आंसर मुझे खुद कमेंट करके आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो 68 में कह रहा है विश्व शांति सूचांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी विश्व शांति सूचांक में 2021 में कौन सा देश है जो शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है? वो है आइसलैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइसलैंड है जो क्या है, वो जो सबसे क्या है, ऊपर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण, यानी ये शक्तिकरण लिखा हुआ है लेकिन सशक्तिकरण टाइप हो गया है, योजना को लागू किया? योजना को यानी लागू किया, मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण को योजना को लागू किया था। बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो किसने लागू किया था? तो ये तेलंगाना ने लागू किया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चुनाव रखा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 27 नवंबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? नहीं, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कौन सा देश है? तो भूटान एक ऐसा देश है जिसको थंडर ड्रैगन की भूमि से नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? विनिया में, एम्स्टर्डम में, द हेग में या जिनेवा में? तो कहाँ पे स्थित है? अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप बताइए। द हेग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? द हेग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है वो किस देश की राजधानी है? तो जो आपकी रियाद है वो सऊदी अरब की राजधानी है। किसकी है? सऊदी अरब की। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो किस राजनीतिक दल ने तमिलनाडु का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का वो किसने जीता था? तो वो जीता था डीएमके ने। डीएमके ने एक पार्टी थी, उन्होंने जीता था डीएमके ने। किसने जीता था? डीएमके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। विश्व प्रसिद्ध
खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं? तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की जो मूर्ति कलाएं वो किस में स्थित है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो कहाँ पे स्थित है? तो आपका ये राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा? अगर को खुद पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और लेकिन जनसंख्या में यूपी है यानी उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में गोवा है। आपका राइट आंसर सी होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। तो 78 में कह रहा है निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं, यानी हरित गृह गैस नहीं है। तो कह रहा है कि जो हरित गैस नहीं है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन और मीथेन। तो नाइट्रोजन है वो नहीं है हरित गैस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। तो अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है विश्व समाज सेवाओं के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, युद्ध में वीरता के लिए। तो आपको दिया जाता है खेल के लिए। अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है? खेल के लिए। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर यानी 80 की ओर। प्रसिद्ध नबका तो अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो प्रसिद्ध नबकाले 12। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। प्रसिद्ध नबकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो नबकाले 12 जो एक उत्सव है, ये कोई उत्सव है जो किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, राजस्थान से, बिहार से, केरल से। तो कहाँ से संबंधित है? तो आपका ये उड़ीसा से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। तो 81 की ओर हम लोग बढ़ने से पहले आपको एक पैसेज रीड करना पड़ेगा। देखिए 81 से और 85 के बीच में क्या है, एक पैसेज दिया गया हिंदी में। तो आपको ये पूरा पद्यांश पढ़ना पड़ेगा, यानी पढ़ लीजिएगा। और इसी 81 से लेकर के 85 तक के क्वेश्चन इसी पद्यांश से आएंगे। तो आपको ये पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको धीरे से आगे से मैं आपको स्क्रॉल करके और आगे का पैसेज दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने ये पैसेज पढ़ रखा है, तो मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन पे। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, तो लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, लेखक ने ये बताया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य, यानी गद्यांश में जो लेखक ने कहा है उसका उद्देश्य क्या है? तो लेखक का उद्देश्य है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। तो धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? अगर आपने वो पढ़ा होगा पैसेज तो आपको राइट आंसर पता होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी धर्मों का आदर करना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? सभी धर्मों का आदर करना। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्र संग्राम जनतांत्रिक है? तो यानी कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम तांत्रिक है, यानी कि एक तरीके से हमारा जो कैसे मानते हैं कि हमारा भारत जो है हमारा स्वतंत्र है, हम कैसे मान सकते हैं? तो इसके विषय में आपको अगर पैसेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसके बताइए, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इनमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों को भाग लिया जाता है। यानी क्या होता है कि जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हर एक जाति धर्म के लोग क्या होते हैं, काम करते हैं, यानी कोई भी कंपटीशन होता है किसी भी चीज में हर लोग भाग ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पर्शहीण शब्द का अर्थ है। तो जो स्पर्शहीण है जो उस शब्द का अर्थ क्या है? तो क्या त्याग की हुई या त्याग करने योग्य, प्राप्त की हुई या प्राप्त करने योग्य? तो अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्राप्त करने योग्य।
अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। तो 86 से 90 के बीच फिर आपको एक पैसेज दिया गया है, जो आपका ये पैसेज आप रीड करिएगा। रीड करने के बाद इसी पैसेज से आपको आंसर मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बस क्या है आपको अच्छे से पैसेज को रीड करना है। तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। अगर आपने ये रीड कर लिया हो तो मैं आपको स्क्रॉल करके ऊपर ले चलता हूँ, तो आप राइट साइड का भी रीड कर लीजिए पैसेज। तो आप इस साइड का भी पैसेज वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा और फिर मैं स्क्रॉल करके नीचे ले चलता हूँ। तो अगर आपने पैसेज रीड कर लिया हो तो मैं आप क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत अभाव होता है, यानी कि वैज्ञानिक जो दृष्टि है उसकी अपेक्षाकृत अभाव कैसा होता है, यानी कि वैज्ञानिक में, शल्य चिकित्सा में, साहित्य शास्त्री में, साहित्यकार में, तो किस में होता है? आप राइट आंसर बताइए अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो। यस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, साहित्य शास्त्री में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। तो मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि मानव शरीर को यंत्रवत क्या कहा गया है? तो मानव शरीर को यंत्रवत क्या कहा गया? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसका राइट आंसर बताइए, गेस कीजिए कब राइट आंसर क्या होगा। यस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवयव रूपी पूंजी के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। एक तरीके से शरीर क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, यानी कि पैरालाइज समझिए। अब बात करते हैं 88 की। तो शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती है। तो शल्य चिकित्सकों को तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो शल्य चिकित्सकों को द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती है। तो चुनौती कौन सी है? कौन सी चुनौती दी गई है? अगर आपने पैसेज पढ़ा तो आप बताइए कौन सी चुनौती दी गई है। तो चुनौती दी गई है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, यानी कि राइट आंसर होगा आपका बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। अनुच्छेद में प्रयुक्त विरामय शब्द का पर्याप्त है। तो नवीन, अद्भुत, स्वास्थ्य, सुंदर, तो क्या है अनुच्छेद के प्रयुक्त? विरामय शब्द का पर्याप्त, विरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो विरामय शब्द का पर्याय क्या होगा आप बताइए। तो विरामय शब्द का पर्याय होगा स्वास्थ्य। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। मानव को दृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव को दृष्टि का लघु रूप माना गया। क्यों माना गया है मानव दृष्टि को लघु रूप? तो मानव दृष्टि को लघु रूप माना गया, इसलिए माना गया है कि मानव मन में जो घटित होता है वही दृष्टि में घटित होता है, यानी कि मानव के मन में जो सोचता है, एक तरीके से कभी कभी क्या होता है दिमाग में जो चल रहा होता है वो कभी कभी वही घटनाएं हो जाती है, यानी जो हम देखते हैं सामने वही हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से 95 की। तो क्वेश्चन नंबर 91 से 95 में सीमेंट का विवरण दिया गया है और इसको मीट्रिक टन में क्या किया उत्पादन किया गया है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। तो कह रहा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो किस में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो सभी को लग रहा होगा कि 98 दे रहा है, यानी कि 2014 और 15 में अधिकतम वृद्धि हुई, लेकिन बोल रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में। तो जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है किसमें हुई? इसमें हुई, उसके पिछले वर्ष की तुलना में किसमें हुई है? 13-14 में। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 13 और 14 में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पिछले वर्ष की तुलना में। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष दौरान, तो प्रथम 3 वर्ष जो थे उन तीनों वर्षों का इनका जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद आपको 3 से डिवाइड दे देना है। जब आप 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड दे देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर निकलेगा 48 मीट्रिक टन। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ था सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा आप बताइए। तो सबसे ज्यादा से पूछा गया है तो किसमें? 14 और 15 में 98 दर्ज हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर, यानी 94 की ओर। वर्ष 11 और 12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो वर्ष 11 और 12 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में जो था तो उसका परसेंटेज निकालना है। तो इस वर्ष और जो पिछले वर्ष था उन दोनों को मिलाकर का रेशियो करके, अनुपात में करके और 100 से गुणा करके अगर परसेंटेज निकालेंगे तो अगर इनमें से आपका कोई आंसर मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए।
यानी कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर आपका इनमें से कोई मैच करता है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो आपको पता होगा। यस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 31.8% हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। तो क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी कि किस वर्ष में अधिकतम जो उत्पादन था वो किस वर्ष घट गया। तो अगर आप एक बार फिर से वीडियो के मतलब पॉज करिए, पीछे जाइए वीडियो में थोड़ा सा स्किप करके, और वहां देखिए जाकर के ग्राफ में किस वर्ष सबसे ज्यादा घटा है। तो आपका जो घटा हुआ है 15 और 16 में क्या हुआ है, अधिकतम वर्ष के बाद वो घट गया है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से 100 के बीच। तो दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयत को 2013 से 2019 के मध्य आंकड़ों के रूप में दर्शाता है। यानी कि जो आयत एक बना हुआ है, इस आयत में ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में दर्शा रहा है ग्राफ। तो यहाँ पर रुपए दर्शाए गए हैं, किस वर्ष में कितने रुपए की कमाई हुई, एक तरीके से ये समझ लीजिए। हम लोग बात करते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको ग्राफ अच्छे से देख लेना, आपको समझ में सब आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। सभी वर्षों के लिए वर्ष x के आयत की वृद्धि का औसत करोड़ में है। तो जो करोड़ में रुपए दिए आपके करोड़ में, तो सभी की औसत दर अगर हम निकालेंगे और काउंटिंग कर हम डिवाइड कर देंगे, जितनी औसत दर होंगी, यानी कि जितनी भी औसत दर है, देखिए काउंट कर लीजिए 3 और 3 6 है, तो 6 को ऐड कर लीजिए, 3 का औसत दर और फिर 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 260। आपका राइट आंसर क्या निकलेगा? डी। आपका निकलेगा राइट आंसर डी, यानी 260। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। तो 97 में कह रहा है कि विगत कितने वर्षों तक x का आयत x के औसत आयत से अधिक था। तो विगत कितने वर्षों x का आयत जो x के औसत कितने अधिक था, तो पहले कितना था और फिर कितना था। तो इनमें क्या करना है कि हमको नंबर बताना है, यानी कि एक अधिक था, यानी एक नंबर अधिक था, 2 नंबर, यानी कि ग्राफ के देखना है कि 1 नंबर आगे बढ़ा है, 2 नंबर ग्राफ आगे बढ़ा है, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। तो x के औसत आयत से अधिक आयत और x के औसत आयत से कम आयत के वर्षों का अंतर। जो अधिक आयत है उनको एक साथ काउंट कीजिए और जो कम आयत है उनको, 3 अधिक वाले 3 कम वाले, उनका जो अंतर है वो आप निकालिएगा। तो जो है औसत निकलेगा दोनों का, यानी कि पहले जो सबसे ज्यादा हाई है उन तीनों को ऐड करके अलग कर लीजिएगा, जो सबसे लो है उन तीनों को अलग कर लीजिएगा, और अलग करने के बाद उनका अंतर निकालिएगा। इसमें यही बोला गया है। तो आप जब अंतर निकालेंगे तो आप जो कोई अंतर निकलेगा नहीं, घटाने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा, तो आपका राइट आंसर आएगा सी, यानी कि 2 निकलेगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। वर्ष 2018 और 19 के दौरान x के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयत के औसत, उसके औसत का कितना, यानी कि 18 और 19 का आपको ले लेना है, यानी कि 18 और 19 का ले लेना है 2000, और फिर आयत में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि इसमें आयत में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, और सभी वर्षों के x के आयत के उसके औसत से कितने हैं। तो सभी वर्षों के जो है उनको काउंटिंग कर लेना, उनका औसत निकाल लेना, और फिर 2000 का आपका परसेंटेज निकालना है। तब आपको 2000 में जो परसेंटेज निकलेगा तो वो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 64.38%, यानी आपका राइट आंसर आएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है वर्ष 2014 और 15 से 2015-16 के दौरान x के आयत में वृद्धि प्रतिशत है। तो 2014 और 15, तो 2000 आप 14 देखिए और 15 देखिए। तो 14-15 में 900 है, और फिर 15-16 में कितनी है 1200। तो इन दोनों का आपको परसेंटेज निकाल देना है और इंटू 100 कर देना है। जब आप उनका परसेंटेज निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 33.3%। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, और मैं आपको अगली वीडियो में और 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मैं इसके बाद आपको सेट सी की वीडियो लेकर के आऊंगा। वो हो सकता है मैं कल ही या आज में अपलोड कर दूं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो सी मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।